आज का टॉपिक यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लेक्चर नंबर 6 है। और आज के टॉपिक है गुड गवर्नेंस, सुशासन। तो सुशासन में कौन कौन से आते हैं? तो लोक सेवा गारंटी कानून, मिशन कर्मयोगी और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक, आरटीआई और सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, लोकपाल। और आरटीआई के मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, जवाबदेही और नैतिक शासन, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास विवेकाधीन शक्ति है उस पर यह बाध्यता होनी चाहिए कि अपने कार्यों का स्पष्टीकरण दे तथा किसी विशेष परिस्थिति में निर्णय किस प्रकार लिया गया है। व्यक्ति या संगठन के प्रदर्शन व व्यवहार के लिए जिम्मेदारी की गारंटी की जवाबदेहिता है। उदाहरण के लिए सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा में परिस्थितियों के निर्माण में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए जियो टैगिंग का प्रावधान। और दूसरा भारतीय रेलवे द्वारा ट्विटर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था रेलवे की अपने उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करेगा। जवाबदेहिता का आधार कौन कौन से है? तो निर्णय संविधान व कानून के अनुसार और तार्किकता हो गया, नैतिक संहिता व नैतिक आचरण का पालन, सर्वश्रेष्ठ निर्णय, तथ्यों का प्रकटीकरण। उत्तरदायित्व के प्रकार तो पहला है ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व और दूसरा है क्षैतिज उत्तरदायित्व। तो ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व में अपने उच्च अधिकारियों व संस्था के प्रति उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल्स के लिए संसद, न्यायपालिका, मंत्री, मुख्य सचिव और सचिव। क्षैतिज उत्तरदायित्व में दो समकक्ष संस्थाओं की एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व, जैसे विधायिका हो व न्यायपालिका। दूसरा है राजनीतिक उत्तरदायित्व और विधिक उत्तरदायित्व। राजनीतिक उत्तरदायित्व में सरकार व संसद के प्रति उत्तरदायित्व और विधिक उत्तरदायित्व में सरकार व सिविल सेवकों का संविधान व कानून के प्रति उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के कौन कौन से उपाय है? तो सूचना का अधिकार, लोकपाल या लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, लोक अदालत, भ्रष्टाचार संबंधी कानून और व्हिसल ब्लोअर मीडिया, सीएसजी, न्यायालय। और ये डायग्राम है उत्तरदायित्व नैतिक शास्त्र के। नैतिक शासन तो प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्य और पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, शिकायतों का तीव्र निपटारा, नागरिकों की सहभागिता और नागरिक केंद्रित प्रशासन। नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर्स तो ऐसा दस्तावेज जिसका उद्देश्य किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह व नागरिक अनुकूल बनाना है। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम यूके में 1991 में जॉन मेजर सरकार द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था। और सिटीजन चार्टर के मुख्य विशेषताएं तो एक लिखित दस्तावेज और संगठन की सेवाओं को सुनिश्चित गारंटी, उपभोक्ता अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण सेवा, निश्चित समय पर सेवा की गारंटी। सिटीजन चार्टर के 6 सिद्धांत हैं तो गुणवत्तापूर्ण सेवा और सेवाओं का विकल्प, मानक मूल्य, जवाबदेही, पारदर्शिता। भारत में सिटीजन चार्टर तो अनुक्रियाशील प्रशासन संबंधी राष्ट्रीय संवाद, एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव रिस्पांस गवर्नमेंट द्वारा सिफारिश। और दूसरा है 1997 मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन द्वारा राष्ट्र व राज्य स्तर पर सभी संगठनों में सिटीजन चार्टर बनाने की बात की गई। नागरिक घोषणा पत्र के उद्देश्य तो संसाधनों का प्रभावी उपयोग, नवाचार व सुधार, खुलापन, नागरिकों का हक, परामर्श व भागीदारी, नागरिक केंद्रित उचित व्यवहार, सभी हितधारक शामिल और सार्वजनिक वक्तव्य। नागरिक चार्टर से संबंधित मुद्दे तो कानूनी समर्थन का अभाव और स्थानीय भाषा में चार्टर का अभाव, परामर्श का अभाव, परिवर्तन का विरोध, जमीनी स्तर पर अपर्याप्त कार्य, निम्न स्तरीय डिजाइन व सामग्री समीक्षा का अभाव, सार्वजनिक जागरूकता का अभाव, चार्टर पर सार्वजनिक शिकायत अधिकारियों का वितरण नहीं, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। सार्वजनिक सेवा में सेवा प्रदाता सरकार व प्रशासनिक तंत्र का आम जनता, नागरिकों व अन्य शेयरधारकों के साथ सामंजस्य ही गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान कर सकता है। गुणवत्तापूर्ण सेवा आपूर्ति तो सेवा सार्वजनिक संगठनों की प्रतिबद्धता, शिकायत निवारण, उच्च मानक सेवाएं और समयबद्धता। गुणवत्तापूर्ण सेवा आपूर्ति के माध्यम तो डिजिटल इंडिया मिशन और सीपीग्राम, सिटीजन चार्टर, माई गवर्नमेंट हो गया। और सेवा मॉडल, ई संवाद
प्रगति पोर्टल, सोशल ऑडिट। सेवट्टम मोडम भारत में सतत व समावेशी विकास व वंचित वर्ग तक संसाधनों को वितरण व गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने के लिए सेवट्टम मॉडल का विकास किया गया है। और सेवट्टम मॉडल डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस पब्लिक सेवट्टम मॉडल सेवा प्लस उत्तम, इसका मतलब होता है इसमें नागरिक अधिकार पत्र और लोक शिकायत समाधान प्रणाली और एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी। नागरिकों के सेवा प्रदान करने की चुनौतियाँ, तो केस स्टडी हार्वर्ड विधि शोध भारत में 3000 सरकारी विद्यालयों 1500 स्वास्थ्य केंद्र के रिसर्च में क्रमशः 25% शिक्षक व 40% स्वास्थ्य कर्मी नदारद मिले। और नागरिक केंद्रित सेवा सेकंड ARC के साथ उपाय है सेवाओं की परिभाषा तय और क्षमता विकास, निगरानी, सतत सुधार, मानक निष्पादन करना, आकलन, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, समाग्राम तो केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र, तो इसमें राष्ट्रीय सचिवालय PMO और DARPG केंद्र राज्यों के विभिन्न मंत्रालय और सरकारी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई है। प्रगति पोर्टल PM द्वारा लंबित शिकायतों की निगरानी और राजस्थान जन संपर्क पोर्टल ऑनलाइन शिकायत व निःशुल्क सुविधा। सिटीजन चार्टर सेंटर 181 और सिविल सेवकों की भूमिका। सिविल सेवक की भूमिका के निर्धारण हेतु समाज को समझना आवश्यक है, लेकिन कुछ सार्वभौमिक नियम एवं तथ्य सिविल सेवकों के लिए ही होते हैं। वेपर नामक प्रशासनिक चिंतक ने सिविल सेवकों के लिए कुछ विशेषताओं या लक्षणों को बताया है। इसमें नौकरशाही के ढांचे को 3 लक्षणों में विभाजित किया गया है। पहला है वैधानिक एवं तार्किक प्राधिकार को इस बात पर बल देता है कि नौकरशाही विधि के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तथा स्वच्छता के सिद्धांत इसमें सम्मिलित नहीं है, बल्कि नियमबद्ध तरीके से काम करना होगा। और दूसरा है पद सोपान। इसके अंतर्गत सिविल सेवकों की योग्यता अनुसार पद सृजित किए गए हैं जो अलग अलग प्रकार के संपादन करते हैं। इसमें कैबिनेट सचिव को जो शीर्ष स्तर का पदाधिकारी है वही चपरासी सबसे निचले स्तर का सिविल सेवक होता है। तीसरा है वेबर पदसोपान के लिए कहा है कि इसमें विभाजन होना चाहिए, प्रत्येक पद के दायित्व स्पष्ट होने चाहिए, साथ ही पद एवं अधिकारों की सीमाओं को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। पद के अनुकूल अधिकारियों के पास योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए जिससे समस्याओं का त्वरित अनुमान एवं सामना किया जा सके। इसके लिए औपचारिक व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए जिसमें पूर्णकालिक कार्य योग्यता अनुसार कार्य तथा कार्य के अनुसार वेतन की व्यवस्था हो। प्रशासनिक गुण तटस्थ और राजनीतिक दलों तथा राजनीतिक विचारों से तटस्थ होना चाहिए और निष्पक्षता पूर्वक सेवा प्रदान करनी चाहिए। प्रतिबद्धता विधि के प्रति, संविधान के प्रति और लोक कल्याण के प्रति होनी चाहिए। निर्व्यक्तिक विलंगता जिसमें सिविल सेवा मुख्यतः जनता के सेवक के रूप में निर्धारित की गई। वेबर ने सिविल सेवा के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बातों को व्याख्यायित किया है। इसके अंतर्गत सिविल सेवा एक विविधतापूर्ण समाज में कार्यरत होते हैं और यह समाज संकीर्ण मानसिकताओं से घिरा हुआ होता है जो सामाजिक संघर्षों को जन्म देता है। ऐसे समाज में सिविल सेवक तटस्थ, वस्तुनिष्ठ, प्रतिबद्ध, निष्पक्ष, तार्किकता से परिपूर्ण होना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात एक शोषण मुक्त और समता युक्त समाज की स्थापना करना था। ऐसे में नौकरशाही को परिवर्तनमुखी होना चाहिए, नागरिक केंद्रित होना चाहिए और लक्ष्य उन्मुख एवं परिणाम उन्मुख, नागरिकों के साथ विकास को बढ़ावा देने वाला, समन्वय एवं प्रत्युत्तर में सक्षम होने चाहिए। लोकतांत्रिक भूमिका में सिविल सेवक कार्यपालिका राजनीति के अधीन होकर अपना कर्तव्य निभाएगी और लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह उनका सभी आदर्शों का पालन करे, बल्कि वह संवैधानिक और विधिक आदर्शों का पालन करे। एक लोकतांत्रिक देश में नौकरशाही कानून के शासन को मानने वाली, मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली, नागरिक अधिकारों को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। सिविल सेवा आचरण संहिता 1964 को
अनुसार व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों ही जीवन में उन्हें सत्यनिष्ठा से कार्य करना चाहिए तथा स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सके। एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता का केंद्र जनता होती है, अतः जनता के प्रति सम्मान और जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सिविल सेवक, तो इसमें भारतीय समाज में सिविल सेवक मूलतः जनता के सेवक के रूप में निर्धारित की गई है। वेबर ने सिविल सेवा के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बातों को व्याख्यायित किया है। इसके अंतर्गत सिविल सेवक एक विविधतापूर्ण समाज में कार्यरत होता है और यह समाज संकीर्ण मानसिकताओं से घिरा हुआ होता है जो सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है। ऐसे में समाज में सिविल सेवक तटस्थ, वस्तुनिष्ठ, प्रतिबद्ध, निष्पक्ष, तार्किकता से परिपूर्ण होनी चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात एक शोषण मुक्त और समता युक्त समाज की स्थापना करना था। ऐसे में नौकरशाही को परिवर्तन उन्मुखी होनी चाहिए, नागरिक केंद्रित होनी चाहिए, लक्ष्य उन्मुख एवं परिणाम उन्मुख होनी चाहिए। नागरिकों के साथ विकास को बढ़ावा देने वाला समयबद्ध एवं प्रतिबद्ध उत्तर में सक्षम होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक भूमिका सिविल सेवक कार्यपालिका राजनीति के अधीन होकर अपना कर्तव्य निभाएगी, लेकिन शासक से तात्पर्य यह नहीं है कि वह उनके सभी आदेशों का पालन करे, बल्कि वह संवैधानिक और विधिक आदेशों का पालन करने को प्रतिबद्ध है। एक लोकतांत्रिक देश में नौकरशाही कानून के शासन को मानने वाले, मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले, नागरिक अधिकारों संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए। सिविल सेवा आचरण संहिता 1964 के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों ही जीवन में उन्हें सत्यनिष्ठा से कार्य करना चाहिए तथा स्वयं को ही एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सके। एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता का केंद्र जनता होती है, अतः जनता के प्रति सम्मान एवं जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत में सिविल सेवकों के वास्तविक स्थिति स्वतंत्रता के पश्चात राज्य का स्वरूप भारतीय समाज के नागरिक अशिक्षित और जागरूकता की कमी थी, अधिकारों से अपरिचित, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षमता से, संगठनात्मक क्षमता से और मीडिया का सीमित विस्तार, परिणामतः सक्रिय नागरिक और सक्रिय राजनीतिक घटनाक्रम की कमी तथा मिले हुए अधिकारों का भी सदुपयोग नहीं किया गया, जिससे निम्न चुनौतियां उत्पन्न हुई, जैसे गरीबी और बेरोजगारी और खाद्यान्न संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा मूलभूत संरचनाओं की कमी। राज्य का स्वरूप नवीन 1991 के पश्चात प्रशासन के स्तर पर 1991 कलंकारी, जिसमें जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना और नेक्स्ट है पहलकारी राज्य, जिसमें उन परिस्थितियों का निर्माण करना था जिसमें व्यक्ति अपने क्षमता में सुधार ला सके। और नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक समाज को सशक्त करना या बनाना, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत योजना और सत्ता के स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के प्रशासन अत्यधिक केंद्रित योजना और सत्ता के रूप में नियंत्रक राज्य, जिसमें लाल फीताशाही की वृद्धि को देखा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है विकास के प्रेरक के रूप में नौकरशाही को महत्व। और इसका समस्या देख लेते हैं ना, तो यह नौकरशाही ब्रिटिश विरासत का ही परिणाम थी, जिसमें नागरिक और नौकरशाही के मध्य अलगाव पर बल दिया। और इसमें सेवक का नहीं, शासक का अभाव था, जन कल्याण का अभाव, जनता के मांगों के अनुरूप क्रियाशील नहीं और परिवर्तन उन्मुखी का विरोध था। जबकि विकास का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से था जो शक्तियों को सरकार से जनता का हस्तांतरित करे, जिसमें नौकरशाही एक बड़ी बाधा के रूप में देखी गई। इसने आरटीआई और नागरिक चार्टर का विरोध किया। यह जनोन्मुख एवं परिणाम उन्मुख न होकर नियमबद्ध हो गए, जिससे लाल फीताशाही का संकट उत्पन्न हुआ। नौकरशाही का राजनीतिकरण और अधिकारों का उपयोग किसी विशेष राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। भ्रष्टाचार में वृद्धि, गोपनीयता को बढ़ावा देकर पारदर्शिता को समाप्त करना, सहभागी शासन के स्थान पर विकास, प्रशासन के स्थान पर और राज्य केंद्रीय विकास को प्राथमिकता देना, जिसके कारण समावेशी एवं सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को प्राप्त नहीं किया जा सका। बदलते हुए समय के परिवेश के साथ सुधारों की मांग की जाने लगी, जिसमें नागरिक चेतना के स्तर में परिवर्तन आया, जिससे सामाजिक परिवर्तन एवं नागरिक सशक्तिकरण को जन्म दिया। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत एक
ज्ञानपूर्ण समाज की स्थापना की जाने लगी। शिक्षा को बढ़ावा देना, मीडिया की भूमिका में वृद्धि और स्थानीय शासन की भूमिका को महत्व, नागरिक समाज को बढ़ावा इत्यादि स्तरों को देखा जा सकता है। नागरिक सशक्तिकरण के लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, नागरिक चार्टर, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग और ई-गवर्नेंस इत्यादि। राज्य के स्वरूप में परिवर्तन, तो बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होना जो बाजार प्रेरित थी, और वितरण प्रणाली को सामाजिक न्याय के अनुरूप बनाया गया, और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था पर बल दिया गया, और शासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली को परिवर्तित करके इसे सहभागी, समावेशी और क्षमतापरक एवं पारदर्शी शासन के रूप में परिवर्तित किया जाने लगा। दूसरा है प्रक्रिया के रूप में, और शासन प्रक्रिया को सुशासन में परिवर्तित करना था, जिसमें राष्ट्र के समक्ष संसाधनों का कुशल उपयोग करना था। और तीसरा है क्षमता के रूप में सामाजिक मांगों के अनुरूप शासन प्रणाली को, जिसमें विशेषकर शोषित एवं वंचित वर्ग की मांगों के प्रति सचेत बनाया जाना था, जिससे सामाजिक अभिशासन भी कहा गया। और चौथा है भागीदारी के रूप में, शासन में सभी को भागीदार बनाया जाना था, जिसमें सरकार, सिविल सोसाइटी और बाजार को सम्मिलित करना था। इसके लिए एक ऐसा वातावरण को सुनिश्चित करना था जिसमें राजनीतिक स्थिरता को, सामुदायिक सौहार्द हो तथा बाजार के अनुकूल विधियां एवं नियम हो। नए मॉडल में सिविल सेवक, तो वर्तमान समय में सिविल सेवकों को निम्न भूमिकाओं में देखा जा सकता है। सेवा प्रदाता, तो सेवा इसका काम है बेहतर सुविधाओं को प्रदान करना, बाजार की क्षमता का विकास करना, ताकि बाजार वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी अस्तित्व को बनाए रख सके। नागरिक समाज की क्षमता वृद्धि हेतु सुविधा प्रदान करना, जिससे वह लोक नीति को नियंत्रित करके शासन के जवाबदेहिता को तैयार कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय क्षमता। इसके अंतर्गत प्रशासनिक पदाधिकारियों को एक बेहतर समन्वय की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। समन्वय में बाजार एवं जनता के मध्य और राजनीतिक कार्यपालिका एवं जनता के मध्य, विश्व एवं भारत के मांगों के मध्य। इसके अंतर्गत प्रबंधकीय क्षमता के रूप में वह राष्ट्रीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने में सक्षम हो, प्रत्युत्तर देने की क्षमता, सामाजिक मांगों के प्रति अत्यधिक त्वरित, संवेदनशील एवं समावेशी दृष्टिकोण रखता है। और वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण अवसरों में वृद्धि हुई, जिससे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी, जिसने नई चुनौतियों को जन्म दिया, जैसे आय की विषमता और क्षेत्रीय विषमता, सामाजिक विषमता, डिजिटल विषमता। भारत की अधिकतम आबादी इन समस्याओं से ग्रस्त है तथा वंचित का शिकार है। वंचन के कारण हिंसा, अलगाववाद और नक्सलवाद जन्म लेते हैं। अतः सिविल सेवा तथा उनकी क्षमताओं का बेहतर बनाना होगा, ताकि वह सामाजिक मांगों को पूरा कर सके। इसके लिए उन्हें अधिक क्रियाशील होना पड़ेगा। बाजार एवं सिविल सोसाइटी को गंभीर बनाना पड़ेगा, तभी संसाधन और क्षमता अंतराल को न्यूनतम किया जा सकेगा। निष्कर्षतः इसमें देख लेते हैं लोग, आज के समय में नौकरशाही और सिविल सेवा को लेकर जनता के मध्य विश्वसनीयता की कमी है, जिसका कारण प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण तथा राजनीतिकों का प्रशासनिक अधिकारियों का गठजोड़। वर्तमान समय में प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका को के अधीन होकर काज करते हैं, जिससे राजनीतिकों का इन पर नियंत्रण होता है और दबाव बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त लोक सेवकों के कार्यों को हस्तक्षेप करते हैं। इस संदर्भ में सिविल सेवा जनता के प्रति बेहतर कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से इन समस्याओं को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से हल किया जा सकता है। तो स्थानांतरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच के लिए फास्ट ट्रैक बोर्ड बनाया जाए। गवर्नेंस और एथिक्स एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इसलिए आप लोग दोनों को अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर आप लोग गवर्नेंस का अच्छे से तैयारी कर लेते हैं लोग, तो एथिक्स में बहुत मदद करेगा आंसर राइटिंग में। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।